वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेडेड साइंस का 5th चैप्टर जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है 5.6 फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोट करना यानी तैरना, सिंक करना यानी डूबना। तो तैरने और डूबने के बारे में स्टडी करेंगे। इफ यू प्लेस सम ऑब्जेक्ट्स ऑन वाटर, सम ऑफ देम फ्लोट व्हाइल अदर्स फॉल टू द बॉटम। अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम पानी के ऊपर प्लेस करें यानी पानी के ऊपर रखें तो उनमें से कुछ क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, तैरने लगेंगे। वहीं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कि डूब जाते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज एक्टिंग ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, देन व्हाई डोंट ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टू द बॉटम। अब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो सारे ही ऑब्जेक्ट पे लग रही है, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही ऑब्जेक्ट फॉल करते हैं यानी बॉटम तक पहुंच जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, यानी कुछ तैरते क्यों हैं? हालांकि उनके ऊपर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अर्थ उनको भी तो अपनी तरफ खींच रही है, वो नीचे की तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं? कंटेनर के बॉटम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी वो फ्लोट क्यों कर रहे हैं? वाइल टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम अ बकेट फिल्ड विद वाटर यूजिंग अ मग, डू यू नोटिस दैट द मग फील्स लाइटर व्हेन इट इज इनसाइड वाटर। एक बकेट है, उसके अंदर वाटर फिल्ड है। अब मग का यूज करके अगर हम पानी निकालें तो मग को पानी के अंदर डालेंगे। जब मग को हम उठाते हैं तो जब तक वो मग पानी के अंदर रहता है तो लाइट फील होता है, यानी हल्का फील होता है। जैसे ही वो पानी से भरा हुआ मग वाटर से बाहर निकलता है तो वो पहले से हैवी फील होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखो, पानी से भरी हुई एक बकेट है और मग मैं इसके अंदर डालूंगा, ये अंदर चला गया, इसके अंदर पानी फिल हो गया। अब मैं जब इसको ऊपर उठा रहा हूँ तो जब तक ये पानी के अंदर है तो ये मुझे लाइट फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसको मैं ऊपर उठाऊंगा और ये पानी से बाहर निकलेगा, अब ये ज़्यादा वेट फील हो रहा है। एक्टिविटी 5.13 लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विद इट्स लिड क्लोज टाइटली एंड अ बकेट फुल ऑफ वाटर। तो एक खाली प्लास्टिक की बोतल ले लो जिसकी जो लिड है, ढक्कन है, वो टाइटली क्लोज्ड होना चाहिए, और एक बाल्टी पानी ले लो। पुश द बॉटल इन द वाटर। अब उस बॉटल को वाटर के अंदर पुश करो। डू यू फील एन अपवर्ड पुश? जब उस बॉटल को पुश करोगे, अंदर की तरफ धक्का दोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी उस बॉटल को ऊपर की तरफ धकेल रहा है। आपको एक अपवर्ड पुश फील होगा। बॉटल को रिलीज कर दो। ये देखो, बकेट में मैंने वाटर ले लिया है और ये एक खाली बॉटल है जिसका लिड जो है वो क्लोज्ड है। इसको मैं इसके ऊपर रखूँगा तो आप देख सकते हो ये फ्लोट कर रही है। अब इस बॉटल को जब मैं नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ तो इस बॉटल के ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है जो बॉटल को नीचे आने नहीं दे रही है। लेकिन मैं और फोर्स लगा के इस बॉटल को नीचे पहुँचा देता हूँ। अब जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊँगा, देखना क्या होता है। ये देख सकते हो, बॉटल वापस ऊपर आ गई। इसका मतलब इस बॉटल के ऊपर कोई फोर्स लग रही थी, इसीलिए जब मैं इसको नीचे की तरफ ले गया फोर्स लगा के, और जैसे ही फोर्स हटाया तो नीचे जो फोर्स लग रही थी उसने इस बॉटल को वापस ऊपर भेज दिया। देखो, मैं इसको नीचे की तरफ भेज रहा हूँ लेकिन ये ऊपर चली आ रही है, यानी ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रही है। और ये फोर्स कौन लगा रहा है? यही लिक्विड, यानी ये जो वाटर है, ये इस बॉटल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। डज इट बाउंस अप? क्या वो बॉटल वापस ऊपर आ गई? द आंसर इज यस। You would have felt an upward push and the bottle bounces back to the surface of the water. तो आपको एक अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ एक पुश फील हुआ होगा और जो बॉटल है वो बाउंस बैक कर गई, वापस सरफेस पे आ गई। दिस इंडिकेट्स दैट द वाटर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉटल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वाटर है ना, वो एक फोर्स अप्लाई करता है बॉटल पे अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी ऊपर के डायरेक्शन में। तभी तो जब बॉटल को आप दबा रहे थे, पुश कर रहे थे नीचे की तरफ, तो आपको एक अपवर्ड पुश फील हो रहा था, क्योंकि जो वाटर है वो बॉटल को ऊपर की तरफ धकेल रहा था। आप बॉटल को नीचे ले जाना चाह रहे थे, वाटर बॉटल को ऊपर ले जाना चाह रहा था। इनफैक्ट ऑल लिक्विड्स अप्लाई अ सिमिलर फोर्स। अब सारे ही जो लिक्विड होते हैं वो इसी तरह का फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डालो तो वो लिक्विड क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है। द फोर्स अप्लाइड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज अपथ्रस्ट और बोयेंट फोर्स। तो ये जो फोर्स लिक्विड अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, इसी को हम अपथ्रस्ट या बॉयेंट फोर्स कहते हैं। When an object is placed in a liquid, the gravitational force due to the earth acts on it downwards. जब एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर प्लेस किया जाता है तो अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ लगती है। बट अ बॉयेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट बाय द लिक्विड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जो बॉयेंट फोर्स है उसको लिक्विड अप्लाई करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट को हमने लिक्विड में डाला तो उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रही है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स, एक अपवर्ड डायरेक्शन में बॉयेंट फोर्स। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन द बॉयेंट फोर्स, द ऑब्जेक्ट सिंक्स। अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
वो ज़्यादा हो जाती है बॉयंट फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है, बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, दो तरफ से पकड़ के दो लोग खींच रहे हैं, एक लेफ्ट साइड खींच रहा है, एक राइट साइड खींच रहा है। अब जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट उधर ही तो मूव करेगा। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो गई बॉयंट फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा और सिंक कर जाएगा, यानी डूब जाएगा उस लिक्विड के अंदर। बट इफ द टू फोर्सेस आर इक्वल द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। लेकिन अगर ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और बॉयंट फोर्स, ये इक्वल हो जाती है, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसको दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, लेकिन दोनों सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? किसी भी साइड मूव नहीं करेगा। यही चीज़ यहाँ पर होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और बॉयंट फोर्स ये दोनों इक्वल हो गई तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगेगा, यानी तैरने लगेगा। जहाँ पर है वहीं रुका रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच द बॉयंट फोर्स डिपेंड्स अपॉन इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अभी एक फैक्टर जिस पे बॉयंट फोर्स डिपेंड करती है वो होती है लिक्विड की डेंसिटी। अब आप कहोगे डेंसिटी क्या होती है? तो आप डेंसिटी के बारे में इसी बुक के अंदर आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे, तो पहले डिटेल में डेंसिटी को आप समझ लोगे, तब वहाँ आपको समझ में आएगा कि कैसे बॉयंट फोर्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो बॉयंट फोर्स है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करती है, यानी जिन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है उनमें से एक डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी है। अ स्टेप फर्दर, आर्किमिडीज, अ फेमस ग्रीक साइंटिस्ट, discovered that when an object is fully or partially immersed in a liquid, it experiences an upward force which is equal to the weight of the liquid it displaces. आर्किमिडीज एक फेमस ग्रीक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एक ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से या पार्शली, यानी उस ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा अगर लिक्विड में इमर्स हो, डूबा हो, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपीरियंस करेगा एक अपवर्ड फोर्स। वही बायंट फोर्स की बात हो रही है, यानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बायंट फोर्स एक्ट करेगी। यहाँ तक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन ये फोर्स कितनी होगी उसके बारे में इन्होंने बताया कि ये जो अपवर्ड फोर्स लग रही है ना, यानी जो बायंट फोर्स है वो इक्वल होगी टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। जैसे ये कंटेनर है जिसके अंदर ऊपर तक बिल्कुल लिक्विड भरा हुआ है। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर इसके अंदर हम डालें तो चाहे तो वो पूरी तरह से इमर्स हो जाए, यानी पूरी तरह से डूब जाए, या पार्शली, जैसे मान लो ये पार्शली इमर्स्ड है, यानी इसका ये इतना हिस्सा इस ऑब्जेक्ट का ये लिक्विड के अंदर है। तो ऑब्जेक्ट जब लिक्विड के अंदर जाएगा तो होगा क्या? जो लिक्विड है पूरा ऊपर तक भरा था, जैसे ही ऑब्जेक्ट जाएगा तो जो लिक्विड है वो ऐसे बाहर बहने लगेगा। अभी जो लिक्विड बह रहा है उसको एक दूसरे कंटेनर में, यानी एक कंटेनर ऐसे रखे रहो, उसमें कलेक्ट कर लो। तो जो लिक्विड आके यहाँ गिर रहा है और यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, यानी जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, ऑब्जेक्ट ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का आप वेट ले लो। तो आर्किमिडीज ने ये बताया कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जिसको बायंट फोर्स कहते हैं, इसको चलो FB से शो कर देते हैं, ये इक्वल होगी किसके? वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, यहाँ जो लिक्विड कलेक्ट हुआ, इसका जो वेट है इसके बराबर होगी वो फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी बायंट फोर्स के इक्वल होगा। दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसी को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर पूरी तरह से या पार्शली इमर्स किया जाए, उसको डुबोया जाए, तो वो जो ऑब्जेक्ट है एक्सपीरियंस करेगा एक अपवर्ड फोर्स। वो जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लिक्विड लगाएगा वो इक्वल होगी डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के। उस ऑब्जेक्ट के जाने की वजह से जितना लिक्विड बाहर चला गया, डिस्प्लेस हो गया, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर फोर्स इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगी। अब आगे जो लिखा हुआ है उसको मैं पहले प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अभी इसको ऐसा ना देखो कि इसके अंदर वाटर है कि क्या है, सिंपल समझो कि ये एक ऑब्जेक्ट है। इसका वेट मेज़र कर लेते हैं। ये देखो 0.45 kg यानी 450 ग्राम्स। इस वेट को याद रखना कि इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है। अब वाटर को एज अ लिक्विड मैंने ले लिया है। अब इसी लिक्विड के अंदर इस ऑब्जेक्ट को हम डालेंगे। ये ऑब्जेक्ट हमारा चला गया। आपने देखा जैसे ऑब्जेक्ट गया तो क्योंकि पानी बिल्कुल टॉप तक मैंने फिल किया था, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट जाना शुरू हुआ, यहाँ से पानी फ्लो करके इस नीचे वाले कंटेनर में आ गया। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस कंटेनर के अंदर गया, तो जहाँ पर पहले पानी था अब वो उसकी जगह ले लिया, तो जो वाटर था वो बाहर की तरफ फ्लो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लेवल जाने का कोई जगह नहीं थी, टॉप तक हमने वाटर को फिल कर दिया था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसने कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया। कुछ वाटर यहाँ से गिर के इस कंटेनर के अंदर आ गया बाहर वाले। अब इस कंटेनर के अंदर जो वाटर आया है, जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, अब इसका वेट ले लेते हैं।
तो इस ऑब्जेक्ट को मैं धीरे से बाहर निकाल लूँगा और इस कंटेनर को भी बाहर निकाल लेते हैं। अब इस यूज़ एंड थ्रो ग्लास के अंदर ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है यानी डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, इसको फिल कर लेते हैं। अब इसका वेट ले लेते हैं। ये देखो 0.45 यानी 450 ग्राम्स। तो आपने देखा ऑब्जेक्ट का जो वेट है और इस ऑब्जेक्ट ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट है वो दोनों इक्वल आ गया। और इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट था वो क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था कि नहीं, पार्शली सबमर्ज था, यानी एक हिस्सा पानी के अंदर था, लिक्विड के अंदर था और एक पार्ट पानी के बाहर था। अब इस एक्टिविटी को फिर से रिपीट करते हैं, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। अब ये ब्रिक का जो पीस है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको लिक्विड के अंदर डालेंगे और वही सारा चीज़ करेंगे। पहले इस ऑब्जेक्ट का हम वेट लेंगे 0.45 यानी 450 ग्राम्स इसका वेट है। अब यहाँ भी वाटर को बिल्कुल टॉप तक मैंने फिल कर लिया है और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको इसके अंदर डालते हैं। ये देखो ये नीचे डूब गया, जाके पूरी तरह से सिंक कर गया, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर जाने की वजह से जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस होके इस वाले कंटेनर के अंदर कलेक्ट हो गया। अब ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, चलिए इसका वेट लेते हैं। तो ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड को हम इस ग्लास में कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका वेट मेज़र करते हैं। ये देखो 0.25 kg यानी 250 ग्राम्स। जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसका वेट था 450 ग्राम्स, जो लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया वो है 250 ग्राम्स, यानी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ज़्यादा है जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उसके वेट से। तो अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है। वही जो फर्स्ट केस में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है उन दोनों का वेट इक्वल आ रहा था। तो जब इक्वल होगा तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो चलो अब यहाँ जो लिखा उसको पढ़ लेते हैं। इफ़ द वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, शॉर्ट में मैं DL लिख दे रहा हूँ, अगर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड स्मॉलर है देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। और ये चीज़ प्रैक्टिकली करके मैंने आपको दिखाई कि नहीं। सेकेंड वाले केस में क्या हुआ था, जो ब्रिक का पीस हमने लिया था यानी वो जो ऑब्जेक्ट था उसका वेट क्या था, यानी मास उसका था 450 ग्राम्स। अब वेट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, mg होता है यानी मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास है 450 ग्राम, लेकिन ये जो फॉर्मूला इसके अंदर हम वैल्यू kg में पुट करते हैं। तो 0.45 kg मल्टीप्लाई बाई g की वैल्यू को यहाँ हम 10 ले रहे हैं। अभी यहाँ यूनिट वगैरह की ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो g की वैल्यू हमने 10 रख दी तो वेट आ जाएगा 4.5 न्यूटन। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, 4.5 न्यूटन। और जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ था उसका वेट क्या आया था, मास उसका आया था 250 ग्राम, तो वेट हो जाएगा 2.5 न्यूटन। तो यही तो रिलेशन बनना है। इसीलिए जो हमारा ब्रिक का पीस था वो सिंक कर रहा था, डूब रहा था। इफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड। और जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उसका वेट और ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अगर इक्वल हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा लिक्विड पे। और फर्स्ट वाले केस में हमने यही तो देखा था कि जो बॉटल हमने ली थी उसका मास कितना आ रहा था, 450 ग्राम्स आ रहा था ना, तो वेट कितना हो जाएगा 4.5 न्यूटन, यानी ऑब्जेक्ट का वेट था 4.5 न्यूटन। और जो लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया था उसको हमने ग्लास में कलेक्ट करके उसका जब वेट लिया तो उसका भी मास 450 ग्राम्स आ रहा था, यानी वेट की बात कर ले तो वो 4.5 न्यूटन आ रहा था। तो इस केस में वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड और ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो इक्वल आ गया था कि नहीं। और उस केस में क्या हो रहा था, जो बॉटल थी यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। ये यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो, वही ऑब्जेक्ट है हमारा, बस जो बॉटल के अंदर मैंने वाटर फिल किया था ना उसके अंदर थोड़ा सा कलर डाल दिया ताकि आपको ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि जो लिक्विड लिया था वो भी वाटर था और ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमने वाटर फिल कर दिया था, तो वैसे देखने से समझ ना आता, इसलिए ऑब्जेक्ट वाले लिक्विड के अंदर थोड़ा सा कलर डाल दिया। तो अब आपको फ्लोट करते हुए दिख रहा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट कर रहा है, डूबा नहीं। तो फ्लोट इसीलिए कर रहा है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट इक्वल है जो ऑब्जेक्ट का वेट था वो, इसलिए ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन मैंने लिखा है इसको आप याद रखना। एवर हर्ड ऑफ देयर आर सम रॉक्स विच कैन फ्लोट ऑन वाटर। अब कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो कि वाटर पे फ्लोट कर सकती हैं, तैर सकती हैं। वन सच रॉक इज पमिस, ऐसी ही एक रॉक है पमिस, विच इज फॉर्म ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है
ज्वालामुखी जब फटता है तो उसकी वजह से ये रॉक्स फॉर्म होती हैं। When lava with lots of gas and water vapor cools quickly, it traps tiny bubbles of gas inside. अब ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से लावा निकलता है। इस लावा के अंदर बहुत सी गैसेस होती हैं और वाटर वेपर होता है। तो जब ये कूल करता है, ठंडा होता है, तो इसके अंदर जो गैसेस है वो बबल्स के फॉर्म में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, यानी अंदर ही रह जाती है। दिस क्रिएट्स लाइट एंड पोरस रॉक। तो इसकी वजह से लाइट यानी हल्की और पोरस यानी काफ़ी होल्स उसके अंदर होते हैं। बाहर से भी होल दिखाई पड़ेंगे, अंदर भी काफ़ी होल्स होते हैं। फिल्ड विद एयर पॉकेट्स, एयर पॉकेट से भरी होती है, यानी ऐसी स्पेसेस होती है इसके अंदर एयर फिल हो जाती है। विच इज़ लेस डेंस दैन वाटर एंड फ्लोट्स ऑन इट। और ये जो रॉक है वो वाटर से कम डेंस होती है, यानी कि जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, जिसकी वजह से ये फ्लोट करने लगते हैं। अभी डेंसिटी के बारे में जो डिटेल में पढ़ोगे ना तो आपको ये अच्छे समझ में आएगा। अभी जैसे यहाँ दिया है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कौन सा सिंक करेगा, उसको हम डेंसिटी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर आपने डाल दिया, अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। जैसे यहाँ मैं आपको लिखाई देता हूँ, तो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। वहीं अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो कुछ रॉक्स जैसे पमिस हो गया, इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, वाटर से कम है तो वाटर के ऊपर ये फ्लोट करेंगे, तैरेंगे। अब स्नैपशॉट्स देख लेते हैं। फोर्स क्या है, पुश या पुल है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो कि रिजल्ट करता है ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन की वजह से। यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब इंटरेक्ट करता है तब फोर्स एक्ट करती है। फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, उसका सिंबल है कैपिटल एन। फोर्स विद और विदाउट कॉन्टैक्ट ऐड कर सकती है, यानी कॉन्टैक्ट फोर्सेज भी होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज भी होती हैं। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज के। वहीं जो मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। अब जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को, उसके मोशन के डायरेक्शन को या दोनों ही चीज़ों को चेंज कर सकती है। फोर्स ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है। वो फोर्स जो कि आती है जब ऑब्जेक्ट मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है दूसरी सरफेस पे, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या सिंपली फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, यानी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर मूव करने की कोशिश कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स जो कि मैग्नेट एक्सर्ट करता है दूसरे मैग्नेट पे या फिर किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पे, उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। वो फोर्स जो कि एक्सर्ट करती है एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पे या फिर अनचार्ज बॉडी पे, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी हमेशा अट्रैक्शन ही करेगी। वो फोर्स जिससे अर्थ पुल करती है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, उसको हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का वेट। वेट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। ऑब्जेक्ट का जो मास है वो अनचेंज रहता है, यानी वो बदलता नहीं है। वहीं जो उसका वेट है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में रखते हैं तो वो लिक्विड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जिसको हम अप थ्रस्ट या बायंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।